स्वागत करते हैं समर्पण A to Z फॉर्म में। आज के हम लोग के रिसोर्स पर्सन है आनंद गिरी सर, तो मैं उनसे चाहूँगा वो आएँ और अपने अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करें। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो समर्पण ग्रुप को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी होनी ही चाहिए। और मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूं, तो मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं बिहार के हर युवा को, हर वर्ग को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अगर कुछ भी बता सकता हूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो आज जो कुछ भी मैंने सीखा है वो मैं समर्पण करना चाहता हूं आपको। और ये बहुत ही आनंद का विषय है कि आप सभी लोग इतने उत्साह के साथ जुड़े हैं। अ, साथियों, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने का एक तरीका है। और इसको कई वर्षों से हमारे जो भी पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं यूज करते आए हैं, उसको इस्तेमाल करते आए हैं। और इसमें बहुत ही अहम रोल होता है घर के गार्जियन का। तो इस फाइनेंशियल लिटरेसी की क्लास में अगले 1 घंटे हम लोग जो कुछ भी बात करेंगे, मैं चाहूंगा कि आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। केवल इसमें श्रोता बन करके ना जुड़े रहें, बल्कि आप भी अपना अनुभव इसमें जरूर शेयर करें। केवल अगर मैं शुरुआत करना चाहूँ कि फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब वित्तीय साक्षरता से आप क्या समझते हैं, अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं तो आप में से कोई एक व्यक्ति अगर अनम्यूट करके बताना चाहें कि आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट को लेकर के, वित्तीय साक्षरता से रिलेटेड आप क्या समझते हैं। आप में से कोई अगर वित्तीय साक्षरता के विषय में जो कुछ भी आपका अंडरस्टैंडिंग है, आप जो समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग ये कोई स्कूल का। की मुख्य बातें हैं। हाँ हाँ। हमें अपने जी। भविष्य के लक्ष्यों को तय करके आज से ही पैसे कमाने की योजना बनानी चाहिए, तो ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति का सामना किया जा सके। शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। तो सुशील कुमार सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल सही आंसर दिया है कि भविष्य की किसी भी आवश्यकता को अगर आज हम समझते हैं, जरूरतों को समझते हैं, उसको प्लान करते हैं, ताकि उस समय पे वो फाइनेंशियल जरूरत मेरी पूरी हो सके, इसको हम लोग वित्तीय साक्षरता के तौर पे या फाइनेंशियल लिटरेसी के तौर पे समझ सकते हैं। मेरा अनुभव पिछले 16 वर्षों का बीमा क्षेत्र में रहा है और मैं बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं एक ऐसा अहम कार्य कर रहा हूं समाज के लिए, जहां पे लोग जिस समय पे परिवार का कमाने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, तो इंश्योरेंस की वजह से या फाइनेंशियल लिटरेसी की वजह से उनका जो परिवार होता है वो कहीं ना कहीं सुरक्षित बच पाता है। फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से, फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह से वो लोग बच पाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी चाहूंगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी को अगर बहुत ही सरल भाषा में, आम शब्दों में अगर समझा जाए, तो सिंपल सा ये है कि अगर मेरी कमाई 10,000 रुपये है और अगर मैं अपने खर्चों को 12,000 रुपये करता हूँ या 15,000 रुपये करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं फाइनेंशियली इलिटरेसी की तरफ जा रहा हूँ। फाइनेंशियल लिटरेसी तब होगी जब मैं अपने खर्चों को इस हिसाब से मैनेज कर पाऊं कि मेरी जो भी आमदनी है उसमें मेरा परिवार या मेरा खर्चा चलता रहे। चलिए हम लोग एक छोटा सा उदाहरण समझते हैं। अभी आम का सीजन है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो आम हम लोग खा रहे हैं वो आम कल या पिछले हफ्ते या पिछले महीने किसी ने पेड़ लगाया होगा। ये जो आम आपको मार्केट में मिल रहा है वो कब लगाया गया होगा। जी सर, 2 4 साल पहले। कम से कम 2 4 5 साल, 10 साल पहले। तो फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पॉइंट वाइज से समझते हैं। तो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो एक ऐसी एबिलिटी आपको देता है कि हम अपने पैसों को किस तरीके से समझदारी पूर्वक से इस्तेमाल कर पाए, हम उसको यूज कर पाए। और मैं चाहता हूं कि जो लोग भी यहाँ पे आज श्रोता जुड़े हुए हैं वो इतने ही धैर्य के साथ इस 1 घंटे का सफर पूरा करें, समझें और अपने बच्चों को भी आप जागरूक करें। ये लोगों को उनका जो बजट होता है, कितनी आमदनी आ रही है और कितना मैं खर्च करने वाला हूँ, उसको प्रॉपरली बनाने में हेल्प करता है। और आज का जो दुनिया है उसमें आप पेट्रोल पंप, मॉल जब भी जाते हैं तो आपको दिखता होगा कि वहां पे क्रेडिट कार्ड बनाने वाले उपलब्ध रहते हैं।
वो आसानी से आपको कहेंगे कि कार्ड बनवा लीजिए। कार्ड बनवा लेना तो शायद आसान है, लेकिन जिस समय पे आप अपने खर्चों को अपनी आमदनी से ज्यादा कर देते हैं, उस समय पे उसको चुकता करना ये ज्यादा कठिन हो जाता है, ये ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और फाइनेंशियली लिटरेट पर्सन जो है वो बहुत ही जानकारी एकत्रित करता है कि विभिन्न तरीके के क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, और वो अपने पैसों के मामले में, इसको आप कंजूस नहीं कहेंगे, लेकिन वो समझदारी पूर्वक अपने पैसों को खर्च करना जानता है। तो वो बहुत ही निर्णय लेने में योग्य होता है कि मैं अपने पैसों को कहाँ पे खर्च कर पाऊं। और लंबे समय के लिए, लंबे अवसर के लिए अगर मैं अपने पैसों को बचाना चाहता हूँ, परिवार की विभिन्न जरूरतें होती हैं, बच्चों की पढ़ाई, अपना खर्च, बुढ़ापे का इंतजाम, बीमारी पड़ने की स्थिति में अपने लिए इंतजाम करना, तो ये सारी चीजें हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी में आज के डेट में ये समझना चाहेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं, मैं उनसे यही चाहूंगा कि इस नॉलेज को बहुत ही अहमियत के साथ, बहुत ही जरूरी ये सब्जेक्ट है जिसको आप समझें, इम्पोर्टेंट है। और हम लोग आगे की स्लाइड में फिर समझते हैं कि ये किस तरीके से हमारे जीवन में हेल्प कर सकता है। पैसा जो होता है वो बहुत ही अहम चीज होता है। परिवार के सदस्यों के बाद सबसे जो जरूरी चीज होता है वो पैसा होता है। आप में से कितने लोग हैं जो मैंने एक हाथ में एक डब्बा पकड़ रखा है, इसको पहचानते हैं कि ये क्या है? ये नजर आ पा रहा है आप लोगों को? नहीं दिख रहा सर। अच्छा, ये नहीं दिख रहा है। ये मैंने अपने हाथ में एक गुल्लक पकड़ के रखा हुआ है, और गुल्लक जो है वो आपको घर में शुरुआत से बताता है कि किस तरीके से हम अपने लिए, अपने बच्चों को बचत करने के बारे में बता सकते हैं, और उनको अवेयर कर सकते हैं कि पाई पाई जोड़ करके हम किस तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। बचपन में जब भी आपको कोई साइकिल या कोई भी प्लान आप करते थे, तो आप थोड़ा थोड़ा पैसा वहां पे एकत्रित करते थे। तो स्मार्ट बजटिंग क्या होता है, फाइनेंशियल लाइफ में जो भी अवसर आने वाले हैं मेरे लिए, जैसे सुशील जी ने भी आपको बताया था कि आज मैं मान लीजिए 40 साल का हूं, तो मेरे लिए अभी करके आगे के जीवन में क्या क्या विशेष पड़ाव आएंगे जहां पे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मेरे 2 बच्चे हैं, उनका एजुकेशन, उनकी शादी, हम पति रहन सहन के लिए, बुढ़ापे में जो पेंशन का इनकम आना चाहिए, इलाज कराने की अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है। इसके अलावा रेगुलर सेविंग, तो नियमित रूप से हम अपने पैसे को अगर कहीं पे भी जमा नहीं कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम आने वाले भविष्य के लिए एक अच्छा जारी नहीं कर हुए हैं। और निवेश का मतलब होता है कि जब मेरा पैसा मेरे लिए कमाना शुरू कर दे, तो कमाने का जो हुनर है वो ऊपर वाला तो लगभग हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं दे देता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम कहीं से भी अर्न कर पाए, लेकिन हम अपने पैसे को वैसी जगह पे निवेश करें जहां से कुछ पैसा इन रिटर्न वापसी में हम अर्न कर पाए, कमा पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम कितनी समझदारी के साथ अपने पैसों को निवेश करें ताकि आने वाले भविष्य में वो पैसा हमारे लिए काम कर पाए। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि कोई भी जो वस्तु या जो भी आप सेवाएं खरीद रहे हैं, वो आने वाले समय में उसकी कीमत बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? आटा, दाल, चावल, पेट्रोल, जो कुछ भी आप खरीद रहे हैं, वो समय के साथ बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा? रह जाएगा सर। और बढ़ बढ़ता जाएगा। जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, बढ़ता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को ऐसा ही लगता है कि बढ़ता जाएगा, मुझे भी ऐसा लगता है कि बढ़ता जाएगा। तो आज के डेट पे जो कुछ भी हम पैसे अपने बचत कर पाए, ताकि आने वाले समय में जो महंगाई उसको बढ़ा देगी, उसको खरीदने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी हमारी, उसके लिए हम वैसे जगह पे पैसे को निवेश करें जहां पे हमको बेहतर रिटर्न्स मिल पाए, हमको बेहतर उस पर अर्निंग मिल पाए। अगला पॉइंट है क्रेडिट एंड डेप्थ मैनेजमेंट। अगर कोई ऐसा इमरजेंसी आता है, इलाज कराने की जरूरत पड़ती है, कोई मकान बनाने की मान लीजिए जरूरत पड़ती है, तो वहां पे आप कुछ कर्ज ले सकते हैं। जहां पे सर्वाइवल की जरूरत है, लिविंग कॉस्ट की जरूरत है, वहां पे आपको कर्ज लेना चाहिए। लेकिन आप ऐसा देखेंगे कि लोगों की जब पहली नौकरी लगती है, जब जॉब लगता है, तो वो गाड़ी, फ्लैट, कुछ कुछ चीजें बुक करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक बोझ के तौर पे उनके ईएमआई में कन्वर्ट हो जाता है, और जीवन भर फिर उनको पैसा चुकता करते रहना पड़ता है। तो बहुत ही समझदारी के साथ,
वहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत होती है। तो आप अगर कहीं पे भी कर्ज लेते हैं, उधार लेते हैं, तो सुनिश्चित कर लीजिए कि ये बहुत ही जरूरी थी, बच्चों के लिए या मेरे सर्वाइवल के लिए जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे कर्ज लेना जरूरी समझा, क्योंकि कर्ज के बदले में फिर आपको इंटरेस्ट भी चुकता करना पड़ता है। अगला जो पॉइंट है वो है इंश्योरेंस अवेयरनेस। यहाँ पे जो भी साथी मेरे जुड़े हुए हैं, मेरा उन लोगों से विनम्र आग्रह है कि अगर आपने बीमा के विषय में कभी प्लानिंग नहीं अगर किया है तो अवश्य कीजिए। बरसात भी अभी हल्का हल्का मौसम में होता है, हम सभी लोग छाता लेकर के चलते हैं, तो वो बरसात में आपको बचाता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि जो कमाने वाला आदमी है, उसकी कभी अगर असामयिक मृत्यु हो जाती है, वो कभी अपंग हो जाता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, इन सब चीजों को आप रोक सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं नहीं सर। रोका जा सकता है। तो बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। तो संजीव जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि मृत्यु हो जाना, असामयिक मृत्यु किसी की भी हो सकती है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप सड़क पे चल रहे हैं, दुर्घटना हो सकती है, हम कितना भी बच करके चलें, सामने वाला आदमी अ, किस अवस्था में चला रहा है या उसको लाइसेंस है या नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है। दुर्घटना हो सकती है, अपंगता हो सकती है, तो वैसे समय में इंश्योरेंस जो है वो काम देता है। वैसे परिस्थिति में जो फाइनेंशियल बैकअप है, जो सपोर्ट है, वो आपको इंश्योरेंस पड़ता है। मैं अगर पूछूं कि कार में कितने चक्के होते हैं? 4 सर। 4 चक्के होते हैं। बहुत बढ़िया, हाँ। 4 चक्के होते हैं। दो जवाब मिला। कार 4 चक्के होते हैं सर। कार में पीछे की और एक्स्ट्रा चक्का, वो पांचवा चक्का है, ताकि अगर कभी चक्के कभी से जो 5 होता है, 5 एगो स्टेपनी पंचर भी हो देता है। एगो स्टेपनी हो देता जाए, है, 5 को देता है, लेकिन में लगल जो 4 को पांचवा रहता है। चक्का हो तो भी आपको आप आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आपकी नहीं आ रही है। तो सब 4 चक्का बोल दिया, इसलिए 5 चक्का होता है, एगो पीछे में रखल रहता है डिक्की में, स्टेपनी वाला। इसलिए सब अपना अपना बीमा करवा लेना। सौ- नहीं सर। हाँ, सौरभ जी, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जो यूज हो रहा होता है चक्का, जो कमा। अच्छा, आवाज मेरी नहीं आ रही है? आवाज कट रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, अभी कंफर्म कीजिएगा, मैंने अपना वीडियो ऑफ कर लिया है। आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। जी, आ बहुत गया बढ़िया। आवाज सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो आप सभी लोग ने बताया कि कार में 4 चक्के लगे हुए होते हैं, और आपने ये भी स्वीकार किया है कि स्टेपनी के तौर पे जो पांचवा चक्का होता है, आप इंश्योरेंस को उसी, जो पांचवा चक्का होता है, कभी अगर परिवार के लिए, अगर कमाने वाला व्यक्ति या अपंगता हो, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो वैसे इंश्योरेंस जो है वो उनको हेल्प पहुंचाएगा। और जो पॉइंट दिया गया है ये टैक्स प्लानिंग के विषय में, तो आप जो भी कमाते हैं सर में आपकी आमदनी के हिसाब से 20% के हिसाब पे टैक्सेशन करता है। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि कौन कौन से ऐसी जगह हैं जहां पे हम पैसे को लगाएं तो हमको टैक्स में कितना छूट मिल सकता है। अगर करते हैं तो धारा 80C जो है वो ओल्ड टैक्स स्लैब में आपको लाख। आवाज नहीं आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक कट गया सर, आवाज नहीं आ रही है। एकदम रास्ता बढ़ा दे।
हाँ, अभी मीटिंग कर रहे हैं। अभी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? आ रही है सर, आ रही है। चलिए, परफेक्ट। मैंने अपना जगह लिया है जहाँ पे और नेटवर्क बढ़िया तरीके से आ सके। तो जो टेस्ट स्लाइड्स में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस ले रखा है वो किस तरीके से हमारे परिवार के लिए हेल्पफुल होता है। तो स्मार्ट बजटिंग में हम लोगों ने समझा कि जो भी घर के घरेलू खर्च होते हैं वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने बच्चों को गुल्लक दे करके ये सिखा सकते हैं कि पैसे का बचत करना कितना जरूरी होता है। और बचत करने के लिए एसआईपी, शेयर ट्रेडिंग, अलग अलग तरीके के ऑप्शंस होते हैं। आपको जिस चीज की भी जानकारी है आप वहां पे निश्चित तौर पे पैसे को निवेश करना शुरू करते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है ओल्ड एज के लिए आपको पेंशन की प्लानिंग करना। तो नेशनल पेंशन स्कीम जैसे आप लोगों ने सुना होगा, या फिर पेंशन प्लान्स होते हैं जहां पे आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और जब भी आप रिटायर होना चाहें 60 या 65 साल पे, तो जीवन भर आपको एक रकम मिलती रहेगी। हम लोग आगे की स्लाइड में चल सकते हैं क्या? यस बाबूलाल जी सर। को ये जानकारी अच्छी लग रही है। बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले स्लाइड में ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो कोर पिलर है उसमें अगर मैं एक अर्निंग 10,000 रुपए की करता हूं तो मुझे कितना पैसा बचत करना चाहिए। हम में से सभी लोग अपने अपने हिसाब से पैसे को बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां पे गलती क्या करते हैं कि बचत तब करते हैं जब सारा पैसा पहले खर्च करते हैं। लेकिन आज का जो ये क्लास है मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों को बचत पहले कर लेना चाहिए। वो एटलीस्ट आप 20% अपनी कमाई का बचत में, आप बैंक में रखते हो, इंश्योरेंस में रखते हो, आप म्यूचुअल फंड में रखते हो, एसआईपी करते हो, जो भी आपको ऑप्शन समझ में आता है, आप अपना बचत 20% जरूर कीजिए। और इस बात के फर्क को समझिए कि जो भी चीजें जो जिन चीजों पे भी आप अपने पैसों को खर्च करते हैं उसमें दो तरीके के खर्च होते हैं शामिल। एक वैसा जो मेरी आवश्यकता है, मेरी जरूरत है, और दूसरा वैसी चीजें जो हम लोग इंटरटेनमेंट के ऊपर, घूमने फिरने के ऊपर खर्च करते हैं, उसमें कुछ कमी भी लाई जा सकती है, उसमें कुछ कंट्रोल भी किया जा सकता है। तो अपने खर्च को के बजट को समझना, बचत करना, निवेश करना, और क्रेडिट स्कोर, अगर आपने कहीं से लोन ले रखा है तो उसको समय से के साथ चुकता करना ये भी बहुत जरूरी होता है। अन्यथा आपका क्रेडिट जो है वो क्रेडिट स्कोर खराब होता है। अब हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। और आप में से जो लोग भी रेगुलर पैसों का सेविंग करते हैं या बचत करते हैं, मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। बचत जरूर कीजिए, वो चाहे आप बैंक में सेविंग खाते में रखे हो, फिक्स डिपॉजिट रखे हो, सभी का अलग अलग तरीके का रिटर्न्स होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि तकरीबन 2.5% के हिसाब से बैंक आपको ब्याज देती है अपने सेविंग खाते में, या फिर आप जब फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो अलग अलग बैंक में 6.5% से लेकर के 7.5 या 8% तक का आपको रिटर्न मिलता है जो कि फिक्स्ड होता है। म्यूचुअल फंड्स में आप 9% से लेकर 11% तक के रिटर्न्स को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी तरीके से शेयर ट्रेडिंग भी एक ऑप्शन होता है, जहां पे अगर मार्केट की आपको जानकारी है तो आप वहां पे तकरीबन पैसे बना सकते हैं। 15% से लेके 25% तक ऑन एन एवरेज आप वहां पे भी अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की भी होता है। अगर आपको उसकी सही जानकारी या आकलन नहीं है तो वैसे कैसे पैसे वहां पे लॉस भी किए जा सकते हैं। अगला स्लाइड चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया कि जो भी नीड्स है आप अपने आमदनी को एक जगह पे लिखिएगा, और फिर ये देखिएगा कि घर में, मकान में जहां पे मैं रह रहा हूँ, रेंट के लिए, रोजमर्रा की जरूरतों के लिए, जो बिजली का बिल है, बच्चों के स्कूल का फीस है, ट्रांसपोर्ट का है, या ईएमआई है, मतलब जिसको नकारा नहीं जा सकता है, उनको आप अपनी जरूरतों में रखिए, नीड्स में रखिए। और वांट्स मतलब वो ऐसी चीजें जो इसको हम थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, वैसे चीजों को आप 30% में रखिए और 30% को और कम करने की कोशिश कीजिए। जैसे बाहर में खाना खाने के लिए जाना है परिवार के साथ, या फिर मैं मूवी देखना चाहता हूँ, या किसी और तरीके का इंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ,
शॉपिंग करना चाहता हूं, तो इसमें आप थोड़ा सा अपनी जरूरतों और अपनी आवश्यकताओं के बीच में फर्क को जरूर समझिए। जरूरत वो होते हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी है, ज्यादा जरूरी है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट सबसे पहले कर डालिए। तो कम से कम शुरुआत आप लोग 20% के साथ कीजिए। मुझे बहुत भरोसा है कि आप लोग बेहतर तरीके से अपने फाइनेंशियल गोल्स को जरूर अचीव कर पाएंगे। अगला स्लाइड एक बार हम लोग समझते हैं कि किस तरीके के ऑप्शंस हो सकते हैं हमारे पास। तो हम लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब लगातार अपने पैसे को कहीं ना कहीं जमा करते रहना है, ये बहुत ही जरूरी है। अब लगातार जमा करने के लिए आज के डेट में आपके पास ऑप्शन है कि आप बैंक का जो यूपीआई यूज करते हैं या बैंक का जो एप्लीकेशन है वहां पे भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। वहां पे आप पॉलिसीज खरीद सकते हैं, सेविंग प्लान खरीद सकते हैं, आप पेंशन प्लान वहां पे परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसआईपी के अलावा आप अपने लिए म्यूचुअल फंड्स को परचेज कर सकते हैं वहां पे। और इन केस कुछ तो अब ऐसे एप्लीकेशन हैं कि जहां पे आपको लोन की अगर आवश्यकता है तो आप वहां पे लोन भी ऑनलाइन ही ले सकते हैं। लेकिन इन सभी जगहों पे जरूरी ये है कि आप कितनी समझदारी पूर्वक से इन चीजों में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो क्लियर गोल आपका होना चाहिए। मैं आज से मेरे कितने बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के ऊपर कितना खर्च आने वाला है, मैं उनके विवाह के ऊपर कितना अपना बजट बना रहा हूं, और उसके हिसाब से आपको किसी अच्छे वित्तीय सलाहकार के साथ सलाह लेकर के कितना पैसा मुझे निवेश करने की जरूरत है, ये आपको देखने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि मुझे 60 साल से पेंशन की जरूरत है, तो पेंशन का कैलकुलेशन ये कहता है कि आज के डेट पे अगर मैं 10 लाख रुपए निवेश कर दूं तो मुझे तकरीबन 4,000 रुपए महीने जिंदगी भर के लिए मिलने लगेगा। आप इसको समझ पा रहे हैं? आज के डेट पे अगर 10 लाख रुपए मेरे पास हैं तो 4,000 रुपए जीवन भर के लिए मुझे पेंशन तकरीबन मिलता रहेगा। मेरे बाद मेरी पत्नी को मिलता रहेगा, और दोनों के नहीं रहने के बाद बच्चों को वो पैसा या वो जो फंड है वो वापस मिल जाएगा। तो अगर आज मेरे पास तो 10 लाख रुपए नहीं है तो मुझे ये देखना है कि मेरी आज की उम्र कितनी है, और उस उम्र के हिसाब से मैं कितना पैसा आज की डेट में बचत करना शुरू करूं। तो तकरीबन 5,000 10,000 रुपये मंथली अगर मैं अपना जमा करता हूं तो वो पैसा मेरे लिए कॉर्पस बन जाएगा, और उस हिसाब से मुझे ओल्ड एज में वो पैसा काम देगा। तो जब तक हाथ पांव चल रहे हैं, जब तक मैं अर्निंग कर सकता हूं, तब तक का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जब ओल्ड एज होता है उस समय पे पैसा बहुत जरूरी होता है कि आपके पास रेगुलर इनकम आता रहे। रिस्क अवेयरनेस, जीवन में किस किस प्रकार के रिस्क हमारे साथ हो सकते हैं। जैसे कमलेश कुमार जी ने अपना वीडियो ऑन किया है, तो कमलेश जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि आज आप तकरीबन 25-30 साल के उम्र के लग रहे हैं, 25 साल से भी कम कहीं लग रहे हैं। आप ये बताइए कि आने वाले समय में जीवन में ऐसे क्या क्या घटना हो सकती है जहां पे हम कमाना, हमारे परिवार के लिए जो आमदनी है वो खो सकते हैं हम, या कमाई आना बंद हो सकता है। ऐसा क्या क्या कारण हो सकता है कमलेश जी? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जिला समस्तीपुर से बोल रहा हूँ, कमलेश कुमार, खानपुर प्रखंड, बिहार से बोलना चाहते कमलेश जी हम ये जानना चाहते हैं कि, हाँ हाँ, हम्म क्या? हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो भी कमाई करते हैं ऐसा क्या कारण हो सकता है कि आगे वो कमाई आनी बंद हो सकती है? तो नहीं पता है। नहीं पता है। तो कमलेश जी बहुत बहुत हम्म, धन्यवाद, आप खानपुर समस्तीपुर से जुड़े हैं। मुझे खुशी है कि आप इस सेशन को सुन रहे हैं ध्यानपूर्वक। लेकिन खानपुर में या समस्तीपुर में क्या किसी भी तरीके की दुर्घटना का न्यूज आता है अखबार में? जी या समस्तीपुर में कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी की उस दिन मृत्यु नहीं हुई हो? नहीं सुने हैं। नहीं सुने हैं कभी? जी नहीं। तो ऐसा संभव है कि, हाँ हाँ बोलिए। ऐसा हो सकता है ना कि कभी अगर भगवान ना करे लेकिन जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको अपंगता किसी प्रकार की हो जाए, या फिर किसी प्रकार से डेथ हो जाए उसकी, समय से पहले उसका डेथ अगर हो जाएगा तो परिवार के लिए जो कमाई है वो आना बंद हो जाएगा। तो रिस्क क्या क्या है जरूरी। इसके अलावा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ओल्ड एज हो जाऊंगा, उस समय पे मैं अपने परिवार के लिए कमा नहीं पाऊंगा। तो ओल्ड एज में पेंशन मुझे चाहिए, अपने परिवार के लिए चाहिए।
तो रिस्क अवेयरनेस का मतलब ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस प्रकार के रिस्क हमारे परिवार में जुड़े हुए हो सकते हैं। तो हम लोगों ने बात किया कि जैसे कमलेश कुमार जी हैं, मान लीजिए 20, 22, 25 साल के हैं, भगवान न करे ईश्वर न करे, लेकिन कोई दूसरा अगर उदाहरण हम लोग समझे कि कोई 25 साल का कमाने वाला युवक है, तो दुर्घटना हो सकती है, अपंगता हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, ये सारे कारण हो सकते हैं, या कोई लाइलाज बीमारी हो सकती है। तो अब हमको ये समझना है कि उससे बचने के लिए हमारे पास क्या क्या विकल्प हैं। तो जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए 25 साल का है और वो कमा रहा है अपने परिवार के लिए, तो उसको कुछ पैसे 20% जैसे हम लोगों ने बात किया कि उसको बचत में रखना चाहिए। वो बैंक में रख सकता है, एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में रख सकता है। अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो भी उसकी कमाई आनी बंद हो सकती है। तो वैसे केस में हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान होते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान क्या करेगा, आप जितने दिन के लिए भी हॉस्पिटलाइज होते हैं, अपना इलाज कराते हैं, वहां पे जो भी खर्च आपका आता है, उन खर्चों को हॉस्पिटल में चुकता किया जाता है, या वो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोवाइड कर देती है। उसके लिए हालांकि आयुष्मान कार्ड भी बनता है, लेकिन आयुष्मान कार्ड जो है वो कुछ लिमिटेड लोगों के लिए ऑप्शंस होते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि बीमारी से बचने के लिए आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, भविष्य में बच्चों की पढ़ाई या विवाह के लिए आपने सेविंग या एसआईपी कर लिया, अब ओल्ड एज जब आता है तब उस समय के लिए आपने अपने लिए पेंशन प्लान ले लिया। तो आप कम से कम शांतिपूर्वक अपने भविष्य के को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं रहेंगे। आप इस प्रकार की बचत योजना बना सकते हैं। पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म व्यू। आप ये बताइए कि आप में से बहुत लोग अपने घर में जब आप दही जमाते हैं तो उसको सुबह जाकर के चेक करते हैं, या हर घंटे रात को जाके चेक करते हैं? ऐसा सुबह शाम को हाँ 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 सुशील जी, सुबह में चेक करते हैं सर। सुबह में है ना? सुबह में हर घंटे चेक करते जी। हैं सुबह में? नहीं तो अगर हर घंटे चेक नहीं करेंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको जी म्यूचुअल फंड जी या बैंक का फिक्स्ड डिपॉजिट या पेंशन प्लान, जो कुछ भी आपको समझ में आता है, अपने किसी भी सलाहकार के साथ जब आप सलाह करते हैं, बैठिए, बात कीजिए, परिवार के साथ बैठ करके इसका निर्णय लीजिए। लेकिन जब आप उसमें निवेश करना शुरू करते हैं तो उसको कम से कम 5-10 साल चलाइए। उसको बीच बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको उसमें से पैसा निकासी नहीं करना है, ये बहुत जरूरी है। तो अगला पॉइंट आपका लिखा हुआ पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म व्यू। तो आपको हमेशा लंबे समय, लंबे अवसर के लिए आपको इस चीज को ले करके चलना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए, जो पढ़ाई आपने किया होगा, उसके बाद आपने कुछ नौकरी करना शुरू किया, काम करना शुरू किया, हर समय उसमें कुछ नए चेंजेस आते हैं, वो चाहे निवेश से जुड़े हुए हों, वो बचत से जुड़े हुए हों। तो आपको अपनी जानकारी को हमेशा अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे आज के इस सेशन में हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, आगे के किसी क्लास में आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाएगा। कल का मुझे पता चला कि आप लोगों ने फ्रंट डेस्क के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था। तो अपने लाइफ में लर्निंग को हमेशा शामिल रखिए, हमेशा कुछ ना कुछ नई चीजों को सीखते रहिए। मोबाइल पे, रील्स पे समय व्यर्थ करने से बेहतर है कि आप फाइनेंशियल लिटरेसी के विषय में किसी जानकार व्यक्ति के साथ बैठिए। आपके नजदीक में अगर कोई बैंक की शाखा है तो वहां पे भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आपको विभिन्न प्रकार के फाइनेंशियल सुविधाओं के बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर पॉइंट है एथिकल मनी हैबिट। तो हम लोग किस तरीके से अपने पैसे को सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से निवेश करते रहें, ये बहुत ही जरूरी है, ताकि कभी अगर कोई इमरजेंसी आती है तो किसी दूसरे के सामने हम लोगों को हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। यहां तक हम लोगों ने जो कुछ भी समझा है, बात किया है, आप यहां तक में अगर कुछ भी ऐसा समझना या पूछना चाहते हैं दोबारा से, तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अन्यथा हम लोग अगले स्लाइड पे फिर चलेंगे। ये एलसीआईपी क्या है सर, इसमें कैसे निवेश कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है रामाधार जी। रामाधार, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब जैसे आपने अपने बगीचे में कोई पेड़ लगाया होगा, तो लगातार आपने जाकर के पानी देने की प्रतिदिन नियम पूर्वक से, उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको लगातार
पानी, धूप, अच्छा खाद ये सब मिलता रहे। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या कहता है कि आप इसको बहुत ही कम रकम से शुरू कर सकते हैं। महीने महीने आप छोटा सा रकम भी 500 रुपये भी अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप शुरू कर सकते हैं। और वो थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो आपको उस पर रिटर्न तकरीबन ऑन एन एवरेज आप 10 से 15% के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और लंबे समय में वो एक बड़ी धनराशि बन जाती है और वो आपको काम करता है। जब भी घर बनाना हुआ, बेटे की पढ़ाई हो, शादी हो, या आपका ओल्ड एज पेंशन हो, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो है अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं तो आपका बैंक जो भी है नजदीक में, आप वहां पे एक बार विजिट कीजिएगा। और वहां पे आप म्यूचुअल फंड इसको म्यूचुअल फंड का प्लान आप इसको कह सकते हैं। म्यूचुअल ये फंड के भुजवा ऑप्शन, उतार दे रहे हैं, एक ऑप्शन होता है सिस्टमेटिक उतार दे इन्वेस्टमेंट भूलते प्लान बारे का, तो आप वहां पे इसको शुरू तो कर सकते हैं। काचे हो। सैमसंग नाम से जो जुड़े हुए हैं वो अगर आप मैं म्यूट कर दे रहा हूँ आपको। हाँ, तो रामाधार जी आप इसको समझ पा रहे हैं? जी। तो इसमें सर फिक्स होती है या ये कभी भी निकाल सकते हैं? हाँ, इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से कम 1 साल चलने दीजिए। मान लीजिए 1-1 हजार से हम शुरू किए हैं, 12 हजार मेरा हो गया, और 12 हजार पे कुछ हमको मान लीजिए रिटर्न्स मिला तो 15 हजार रुपया हो गया। तो ऐसे अमूमन मैंने अपने लिए जो एसआईपी कर रखा है उसका तरीका क्या है कि मेरे अगर 2 बच्चे हैं तो एक के पढ़ाई के लिए, फिर दूसरे के पढ़ाई के लिए दूसरा एसआईपी, पहले की शादी के लिए, दूसरे की शादी के लिए दूसरा एसआईपी। इस तरीके से आप अपना गोल निर्धारित कर लीजिए कि किस काम के लिए आप एसआईपी खोल रहे हैं। और वो जो एसआईपी है कोशिश कीजिए कि उसको कभी भी निकालने की जरूरत ना पड़े जब तक आपका मूल उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर इमरजेंसी ऐसा पड़ता है तो हाँ, आप उसमें से पार्शियली, मतलब थोड़ा बहुत आंशिक निकासी कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से भी निकालना चाहते हैं तो आप फुल विड्रॉल भी कर सकते हैं। जय सर, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ। मैं शक्ति कुमार सिंह वैशाली डिस्ट्रिक्ट से दिव्यांग छात्र बोल रहा हूँ। सर मुझे एक बात समझना है। जी शक्ति जी। SIP का जो मैंने प्लान है, ये प्लान जो है सो सभी बैंक में अवेलेबल है। जी जी, आपका नाम बहुत बढ़िया है शक्ति कुमार जी। और एसआईपी का जो प्लान है वो सभी बैंक में उपलब्ध होता है। अगर इन केस वैशाली में आपका खाता मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आप वहां पे जब आप जाएंगे तो बैंक के शाखा में जो उनके और एक अधिकारी होते हैं जो म्यूचुअल फंड का काम देखते हैं, आप उनका नाम नंबर ले लीजिएगा। और किसी भी प्रकार की सहायता एसआईपी शुरू करने का प्रबंध आपके लिए वहां पे आपके खाते से ही जोड़ के कर दिया जाएगा। मतलब आपका जो सेविंग खाता है उसमें से प्रति महीने आपके इच्छा के अनुसार वो 1,000 रुपये, 500 रुपये कटना शुरू हो जाएगा और उसका नोटिफिकेशन भी आपको आता रहेगा। और जब तक आप इसको लंबे समय तक चलाना चाहते हैं चलाइए। और जैसे कि रामाधार सर ने पूछा कि बीच में क्या हम निकाल सकते हैं, तो मान लीजिए कि 2 साल 3 साल के बाद आपको कभी ऐसा लगता है कि हाँ बहुत इमरजेंसी बात आ गया, हमको पैसा निकालने की जरूरत है, तो आप थोड़ा पैसा निकाल सकते हैं। और अगर कोई ऐसी विकट स्थिति है कि पूरा पैसा निकालने की जरूरत है तो आप पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। सर मैं एक अच्छा बात पूछना चाहता हूँ सर। अच्छा, हेलो सर, मैं SIP एक बात पूछना चाहता हूँ सर। मैं लखीसराय से बोल रहा हूँ। जी, कुमकुम कुमारी से आपका नाम आ रहा है, जी बताइए। जी, मेरा नाम अशोक राम है सर। जी ये अशोक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने के लिए सर उसका एज क्या होता है सर? क्योंकि बहुत बढ़िया सवाल आपने मेरा उम्र 59 ईयर्स का है सर। तो क्या मैं जी जमा कर सकता हूँ? जी जी, किसी भी उम्र के व्यक्ति अपने लिए जमा कर सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर होना जरूरी होता है। और आप अपने लिए पैसा अभी से अगर निवेश करते हैं तो वो वृद्धि करके आपके काम आएगा या आपके परिवार वालों के काम आएगा। तो बचत करने की कोई उम्र नहीं होती है, आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं कुमकुम कुमारी जी। अच्छा सर जी, मुझे एक बात बताइए और कि SIP में कम से कम कितना रुपया से स्टार्ट किया जाए? देखिए, अमूमन कम से कम तो आप 500 रुपये से शुरू कर लीजिए। आप अधिक कितना भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये कहना है कि आप अपनी मैंने कम से कम प्रोजेक्ट उसमें कितना हम डाल सकते हैं, जितना हाँ बेहतर तब उतना अच्छा होगा। देखिए, आप पहले अपनी 5 6 10 जरूरतों को पहले पन्ने पे लिख लीजिए।
और उन जरूरतों में आप लिख लीजिए कि कार हमको खरीदना है 10 साल के बाद, घर बनाना है हमको 15 साल के बाद, बेटी की शादी करनी है, उसके ग्रेजुएशन में इतना पैसा लगेगा। उसके हिसाब से आपका जो एडवाइजर है वो आपको सलाह देगा कि आपके पास कितना समय है उस आवश्यकता के लिए, तो आपको कितना पैसा प्रति महीने जमा करने की जरूरत है। लेकिन कम से कम आपको 500 रुपए से शुरू जरूर करना चाहिए एक जरूरत के लिए। 500 रुपया? सर मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ सर। हाँ अच्छा। बोलिए। सर सर मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ उधम सिंह नगर से सर। हाँ, कहाँ से बोल रहे सर हैं लक्ष्मी जी? उधम हाँ सिंह नगर से सर, बाजपुर से जी सर। जी, हाँ हाँ बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सर हम जैसे समाज कल्याण से लोन लेने के लिए गए थे दुकान जी पे, तो वो कह रहे थे 20,000 मिल सकता, उससे आगे नहीं मिल सकता बैलेंस। अच्छा, तो देखिए हम लोग अभी लक्ष्मी जी यही बात कर रहे हैं कि लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़े, इसके लिए बचत या इन्वेस्टमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आपका जो लोन वाला पार्ट है उसको हम लोग आगे की स्लाइड में फिर कवर करने की कोशिश करेंगे लक्ष्मी जी। धारा 86 के विषय में समझाइए तो विस्तार रूप से। धारा 86 क्या है? देखिए 80C जो धारा है ना, वो आप जो निवेश करते हैं उसमें आपको छूट सरकार देती है। जैसे SIP में निवेश करेंगे तो इसके तहत हमको छूट देगी? हाँ, तो कुछ चुनिंदा ऐसी चीज हैं, जैसे PPF में आपका पैसा अगर कटता है, या आप ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स होते हैं जहां पे आप SIP करने जा रहे हैं, वहां पे बताइएगा कि हमको ELSS में निवेश करना है, तो वहां पे भी आपको छूट मिलेगा। इसके अलावा लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है उसमें आपको 1.5 लाख रुपए तक का अगर आप निवेश साल में करते हैं तो उसमें भी आपको छूट मिलता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे भी 80C का छूट आपको मिलता है। और जो बच्चे होते हैं उनकी ट्यूशन फीस में जो आप पैसा देते हैं उसका रसीद भी अगर आप रखते हैं तो आपके टैक्स के समय पे उसमें भी आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा 80C का बेनिफिट, हाउसिंग लोन अगर आपने ले रखा है तो उसका जो मूलधन है, प्रिंसिपल जो है, उसका रिपेमेंट जो आप करते हैं उस पे भी आपको 80C का बेनिफिट मिलता है। अच्छा, नेशनल पेंशन योजना जो आपने बताया कि 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन शुरू हो जाएगा, तो इसमें मैंने कितना धनराशि निवेश करना पड़ेगा जो 60 वर्ष के बाद हमारा पेंशन चालू हो जाए? सर आप NPS में किसी भी अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। महीने का आप 100 रुपया भी अगर जमा करना चाहते हैं NPS में आप, में? हाँ NPS में आप किसी भी रकम से शुरू कर सकते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूं कि सभी लोग उसमें जरूर जुड़िए। और आपके क्या है सर? नेशनल पेंशन स्कीम क्या होता है कि सरकार ने एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया हुआ है PFRDA, और PFRDA का काम क्या है कि आपका जो सेविंग खाता है वहां से एक निश्चित रकम राशि कटेगी और आपके ओल्ड एज में वो पैसा धन राशि जमा होता रहता है। उस पे गवर्नमेंट वृद्धि भी करती है, और वृद्धि करने के बाद जब आप ओल्ड एज में हो जाते हैं तो हमको पेंशन मिलेगा, मेरे बाद मेरी पत्नी को पेंशन मिलता रहेगा, और दोनों के नहीं रहने के बाद जो भी पैसा है वो बच्चे को वापिस हो जाएगा। सर उसमें हम निवेश करेंगे तब सर? हाँ, अगला स्लाइड पे हम लोग चलें। ठीक है, चलिए। हाँ, हेलो 18 साल से लेकर 85 साल के व्यक्ति वहां पे आप निवेश कर सकते हैं, NPS में आप निवेश कर सकते हैं। हाँ, अब हम लोग इस स्लाइड पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट मनी हैबिट्स क्या क्या हो सकता है। आपके हाथ में जो मोबाइल फोन होगा वो अब नॉर्मल वाले की जगह पे स्मार्टफोन हो गया है। और इसी तरीके से जो पैसे बचत करने की बात होती है या निवेश करने की बात होती है वो भी आपको स्मार्टली करना होगा। तो हमको सबसे पहले इस बात को अपने पेपर और पेन पे समझना होगा कि मेरी आमदनी कितनी आ रही है और मैं किन किन चीजों पे पैसों को खर्च करता हूँ। जब आप इसको भली भांति लिख करके समझ पाएंगे कि मेरी आमदनी कितनी है और मैं खर्च किन किन चीजों पे कर रहा हूँ, तो आप कंट्रोल कर पाएंगे कि किन किन चीजों में मैं कमी ला सकता हूँ। घूमना फिरना, बाहर खाना खाने की आदत, या हर महीने कुछ नए शॉपिंग कर लेना। तो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी आमदनी के हिसाब से आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा
कम समय के लिए, मतलब 3 साल के लिए, 4 साल के लिए जो आपकी आवश्यकताएं हैं उसको लिख लीजिए। और जो लंबे समय के लिए आपकी आवश्यकताएं, जैसे आप लोगों में से काफी लोगों ने सवाल पूछा पेंशन प्लान के बारे में, उसी तरीके से लंबे समय के लिए जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं उसको भी लिख लीजिए। और फिर अपने आमदनी के हिसाब से मैं किसमें कितना कितना पूरा करूंगा और कितना पैसा उस समय हमको मिलेगा, ये बाकायदा आपको बैठ करके समझना चाहिए, ये आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे अगर 4,000 रुपये महीने का चाहिए तो आज मेरे पास 10 लाख की रकम तैयार होना चाहिए, 10 लाख रुपया मेरे पास रेडी होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आज मेरी उम्र 40 साल अगर है तो मैं ये देखूंगा कि 10 लाख रुपया जमा करने के लिए मुझे महीने का कितना पैसा जमा करना होगा। तो अगर मैं प्रति महीने अभी से 10,000 रुपया जमा करना शुरू करता हूं तो जा करके अगले 10 साल के बाद में मेरा कितना पैसा बनेगा और उसके आधार पे कितना पेंशन मुझे मिलेगा, इस तरीके के कैलकुलेशन को ही हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी में आपको बताने की कोशिश करते हैं। कंपेयर प्राइसेस एंड अवॉइड इम्पल्सिव परचेजेज। कई बार क्या होता है कि हम लोग मॉल में जाते हैं, वहां 30% 40% डिस्काउंट दिखता है तो हम लोगों को लगता है कि और खरीद लेते हैं, ज्यादा खरीद लेते हैं। लेकिन वो सारी तैयारी की जाती है कि आपके हाथ में जो लिक्विड पैसा है उसको किस तरीके से मॉल वाले के पॉकेट में चला जाए वो। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जितनी आवश्यकता है, जितनी जरूरत है, आप अपने खर्चों को भी उसी हिसाब से नियंत्रित करके रखें। देखिए, जो बिल है, बिजली का बिल है या पेट्रोल है या बच्चों का स्कूल का फीस है या ईएमआई है, ये तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो सबसे जरूरी चीजें हैं, उनको आप मेंशन कर लीजिए कि कितना बेयर मिनिमम आपका खर्चा जरूरी है। और इसके अलावा बाकी के जो भी खर्च हैं उसके ऊपर आप नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग कैलकुलेशन जरूर कीजिए। अगला पॉइंट है, इमरजेंसी के लिए फंड जरूर होना चाहिए। मतलब आप जो भी कमाते हैं, कम से कम अगले 4-5 महीने अगर किसी कारण से बीमारी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो मेरे परिवार का खर्च किस तरीके से चलेगा, उतना पैसा इमरजेंसी के लिए आपका बचत होना चाहिए। हम लोग निकालते हैं सर। तो इतना पैसा जरूर आपका तैयार होना चाहिए। इसके अलावा बैंक और इन्वेस्टमेंट में आपका कहाँ पैसा डेबिट हो रहा है, इसको टाइम टू टाइम अपने स्टेटमेंट को या पासबुक को आपको चेक जरूर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जितना जागरूकता पूर्वक से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग जरूर इसको करते होंगे। लेकिन अगर आपने अपने लिए पेंशन का प्लान, चाइल्ड एजुकेशन का प्लान, ये सब कुछ अगर आपने नहीं लिया है तो आप नजदीकी जो बैंक की शाखा है वहां पे आप जा करके इसके विषय में जानकारी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरी बेटिया है 5 साल की और आज से 20 साल के बाद मैं उनका विवाह करूंगा, तो मुझे 20 लाख रुपए जोड़ने हैं। अब हर एक साल में अगर 1-1 लाख रुपया जमा करूंगा तो 20 लाख रुपया जमा होगा। लेकिन मान लीजिए कि 20 साल तक मुझे जिंदा रहना पड़ेगा 20 लाख जोड़ने के लिए। खुदा ना खास्ता अगर 20 साल तक मैं नहीं रहा, 1 साल या 2 साल ही पैसे जमा करके मैं नहीं रहा, तो बैंक में तो मेरे केवल 2 ही लाख रुपए जमा हुए हैं, या 3 साल में डेथ हुई तो 3 ही लाख रुपए जमा हुआ है। तो वो जो 20 लाख का सपना है वो तो अधूरा रह गया। तो वैसे केस में चाइल्ड प्लान होता है, जहां पे 3 साल अगर आपने पैसा चला लिया है या 1 साल चला लिया है तो आगे का जो भी भविष्य का प्रीमियम है वो आपके लिए बैंक चलाता रहेगा, बैंक आपका वो पैसा जमा करता रहेगा। और मैच्योरिटी के समय पे उस बच्चे की पढ़ाई के लिए जो भी आवश्यकता या जो भी प्लानिंग आपने किया था वो उस योजना के तहत पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग चाइल्ड प्लान करते हैं। तो भविष्य में हम लोग मोटा मोटी कमाते किस लिए हैं? रोजमर्रा का खर्चा होता है, बच्चों का पढ़ाई होता है, शादी होता है और पेंशन होता है, बेसिक जो जरूरी है। इसके अलावा आप मकान बनाते हैं रहने के लिए अगर जरूरी है, और फिर आगे आप गाड़ी वगैरह अगर लेते हैं या बिजनेस बनाना चाहते हैं, इसके लिए पैसा हम लोग प्लानिंग करते हैं। अगला पॉइंट है, इमरजेंसी के लिए फंड जरूर तैयार होना चाहिए। तो इमरजेंसी के लिए जैसे हम लोगों ने एसआईपी कहा था, एक एसआईपी जरूर शुरू कर लीजिए जो आपके इमरजेंसी के समय पे अगर कोई ऐसी घटना या दुर्घटना घटी है या कोई फेस्टिवल है तो उस समय पे आप उसमें से पैसा निकाल करके अपने काम को चला सकें। और बैंक का जो भी स्टेटमेंट है उसको टाइम टू टाइम आपको रिव्यू करना चाहिए, उसको आपको वॉचफुली देखते रहना चाहिए। अगले स्लाइड पे हम लोग चल सकते हैं क्या?
आप में से अगर किन्हीं का कोई और प्रश्न हो तो आप लोग चैट में भी लिख सकते हैं, हम लोग चैट पे भी नजर बनाए हुए हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स, तो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स हम लोगों ने बात किया कि आपका जो भी बैंक का एप्लीकेशन है वहां पे तो अब बहुत अच्छी सुविधा हो गई है कि आप यूपीआई के थ्रू, जो मोबाइल में एप्लीकेशन है बैंक का, वहां से भी आप सेविंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, पेंशन प्लान ले सकते हैं। अपना ओटीपी या किसी भी अननोन लिंक को गलती से भी मत टच कीजिएगा, नहीं तो आपका पूरा मेहनत किया धरा लोग प्लान करके, जो फ्रॉडस्टर हैं या साइबर फ्रॉड हैं, वो लोग उस पैसे को उड़ा लेंगे। तो किसी भी परिस्थिति में अपना ओटीपी को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, या कोई भी अननोन लिंक को नहीं क्लिक करना है। और कोई भी सामान बहुत सस्ता अगर आपको ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे दिख रहा है तो वहां पे परचेज करने से बचिएगा। कई बार वहां पे धोखा क्रिएट किया जाता है ताकि आपका पैसा वहां पे डेबिट हो जाए, उसके बाद उस साइट का ही पता नहीं चलेगा, वो फर्जी साइट भी वहां पे रहता है। तो इस इन चीजों से सावधान रहिए, अपने बच्चों को भी सावधान रखिए। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग एक ऐसी सुविधा है कि आप बिना बैंक गए हुए भी अपने पैसे को चेक कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, और भी सारी सुविधाएं आप नेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते हैं। तो आप अपने शाखा में जाकर के नेट बैंकिंग की सुविधा को आप इनेबल करा सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको गांठ बांध करके रखना होगा कि आपका जो आईडी पासवर्ड है वो आप कहीं पे भी किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं कि मेरा कितना आमदनी आ रहा है, मेरा कितना खर्च है, उसको वो हर एक महीने के हिसाब से एप्लीकेशन मोबाइल पे ही वो आपको कैलकुलेशन जोड़ करके बता देता है। इन्वेस्टमेंट और एसआईपी की बात हम लोगों ने डिटेल में कर लिया है, और कुछ एआई बेस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं। बट स्टिल मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने आसपास में जो भी आपके बैंक के वैसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, आप वहां पे भी उनसे सलाह ले सकते हैं, जिस भी बैंक में आपका खाता है। अब हम लोग अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो भी सेशंस अभी तक किया है, मुझे पूरा भरोसा है कि आपने उस सेशन में बहुत सारी जानकारी ली है। बट आप में से जिनको भी ऐसा लगता है कि आप अपना भविष्य या आप अपना करियर एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी आमंत्रित हैं। आप में से जो लोग भी इच्छुक हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है, पैसों का बचत का योजना अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए, अपने समाज के लोगों के लिए अगर आप गाइडेंस देना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अवसर है। इसमें आप एक सिंपल सा एग्जामिनेशन देते हैं और आप इंश्योरेंस के एडवाइजर बन सकते हैं। जो भी कंपनी आपको पसंद है उसमें आप जाकर के संपर्क कर सकते हैं। तो लोगों को आप जीवन बीमा से जुड़ा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ या जनरल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आप सलाहकार बन सकते हैं। इसके अलावा बैंक में अलग अलग तरीके के ऑप्शंस आते रहते हैं, फॉर्म्स निकलते रहते हैं। आप वहां पे भी चाहें तो अप्लाई करके, अगर आपकी आयु सीमा है तो आप वहां पे भी अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। तो इंश्योरेंस एजेंट का एक ऑप्शन होता है। इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट एक होते हैं कि कोई एक व्यक्ति कितना पैसा बचत करेगा, कितना उसको रिटर्न मिलेगा, इसके ऊपर भी एक पढ़ाई होती है। तो अगर आप में से कोई इच्छुक है तो आप इन्वेस्टमेंट के एनालिस्ट भी बन सकते हैं। आप में से कोई अगर इसमें इच्छा रखते हैं कि किसी, जैसे समस्तीपुर से आपने फोन किया, तो अब वहां पे जो भी व्यापारी वर्ग है या जो भी सर्विस क्लास के लोग हैं, उनका बहुत सारा पैसा टैक्स में कट जाता है। तो अगर मैं टैक्स का कंसल्टेंट बनना चाहता हूँ, लोगों को टैक्स किस तरीके से हैंडल करना चाहिए उसमें अगर आप सलाह देना चाहते हैं, तो इसकी एक अलग से पढ़ाई होती है। पर्सनल फाइनेंस कोच आप बन सकते हैं, ताकि आप किसी भी व्यक्ति को आप सलाह दे सकें कि पैसों का रख रखाव किस तरीके से करना चाहिए। एक अच्छा फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब ये है कि जैसे ज्योतिषी बता देता है ना कि किस साल में विवाह होगा, किस साल में बीमारी होगी, किस साल में मृत्यु होगी, उसी तरीके से एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर जो है वो ये बता देता है कि आपको कब कब किन किन चीजों की जरूरत है, और उस समय आपको कितने पैसे का इंतजाम अभी से वो करना शुरू कर देता है, ताकि उस समय आपको परेशानी ना हो। इसके अलावा आप माइक्रो फाइनेंस, मतलब ग्रामीण स्तर पे आप लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप या उनको आप फैसिलिटेटर भी बन सकते हैं, और आप फाइनेंशियल लिटरेसी के ट्रेनर भी बन सकते हैं। तो जैसे हम लोग एनपीएस की बात किए थे, तो आप नेशनल पेंशन स्कीम के विषय में आप डिटेल में जानकारी ले लीजिए। आपके क्षेत्र में जो भी बैंक है वहां पे एनपीएस के ट्रेनर जुड़े हुए होते हैं, आप उसके विषय में जानकारी लेकर के आप बाकी लोगों को भी जागरूकता पहुंचा सकते हैं।
बाबूलाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके थम्स अप से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगले स्लाइड पे अब हम लोग चलते हैं। तो हम लोगों ने अभी जो आपके साथ समय व्यतीत किया तकरीबन 50 मिनट का, मेरा आप लोगों से अनुरोध ये है कि आप लोग यहाँ पे जो भी विशेष चीजों को नोट कर रहे होंगे या सीख रहे हैं, उसमें आज के इस सेशन में हम लोगों ने जिन चीजों पे बात किया, उसमें से सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज ये था कि फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, बहुत आवश्यक चीज है। और आने वाले समय में अच्छे दिन या बुरे दिन की तैयारी हम लोगों को आज से ही करके रखना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने घर में गुल्लक का हम लोगों ने आपको उदाहरण दिया, उसी तरीके से आने वाले समय में बीमारी के लिए, किसी दुर्घटना के लिए या असामयिक मृत्यु के लिए पैसे का बचत करना या प्लानिंग करना या इंश्योरेंस का प्लानिंग करना, बुढ़ापे के लिए एनपीएस का प्लानिंग करना, ये सब कुछ हमको विचार करना चाहिए। इसके अलावा बजटिंग और सेविंग में हम लोगों ने बात किया कि मेरी आमदनी कितनी है और मैं खर्च कहाँ कहाँ कर रहा हूँ। आमदनी तुरंत अगर बढ़ाना संभव नहीं है, अपने हाथ में नहीं है, तो मैं जहां भी खर्च कर रहा हूँ उसके ऊपर मैं मैनेजमेंट कर सकता हूँ, उसको मैं मैनेज करना चाहिए। और रेगुलर मुझे पैसा जमा कहीं ना कहीं किसी भी चीज में करना चाहिए, वो चाहे सेविंग खाते में हो, म्यूचुअल फंड में हो, इंश्योरेंस में हो, एनपीएस में हो। तो अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग तरीके के निवेश हमको चुनना चाहिए। ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग जब सफर पे जाते हैं तो कहा जाता है ना कि अपने सारे पैसे एक पॉकेट में नहीं रखना चाहिए। तो उसी तरीके से आपको अलग अलग जरूरतों के लिए, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अपने पैसे को विभिन्न प्रकार के निवेश में आपको जमा करना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टिंग ग्रोज वेल्थ ओवर टाइम। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत ही समझदारी पूर्वक से अपना पैसा को बचत करके रखा है, मान लीजिए जिसको भी पेड़ की छांव चाहिए बुढ़ापे में, तो वो क्या करेगा, अपने घर के आसपास में बहुत सारे पौधे लगाएगा, तो उसका घर के आसपास में हरे भरे पेड़ बड़े हो जाएंगे, उसको छांव मिलने लगेगी, फल मिलने लगेगा। उसी तरीके से आप अपने आने वाले भविष्य के लिए किस तरीके की तैयारी चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों को जागरूक करें और खुद भी आप जागरूक हों कि आने वाले भविष्य में मेरी क्या क्या जरूरतें हो सकती हैं और उसके लिए मुझे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए। डिजिटल टूल्स मेक मनी मैनेजमेंट इजियर एंड सेफर। तो जैसे मोबाइल का आप इस्तेमाल आज की डेट में रील्स देखने में करते हैं, फोटो खींचने में करते हैं, घड़ी का समय देखने के लिए करते हैं, ठीक उसी तरीके से मोबाइल पे भी कुछ फाइनेंशियल एप्लीकेशंस या टूल्स होते हैं जहां पे आप अपने बजट को बना सकते हैं कि मेरा आमदनी कितना है और किस किस महीने में किन चीजों में कितना खर्च कर रहा हूं। तो जिस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं उस चीज को आप मैनेज भी कर सकते हैं। इन्फॉर्म्ड डिसीजंस टुडे लीड टू फाइनेंशियल फ्रीडम टुमारो। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर दिल्ली की तरफ जाना है तो मैं पूरे रास्ते में दिल्ली की तरफ जो सड़क जाती है या जो रास्ता जाता है मैं उस तरफ ही आगे बढ़ूंगा ना, या फिर मैं थोड़े टाइम के लिए पटना से निकलूंगा और थोड़े टाइम के लिए मैं चला जाऊंगा, पहले सिल्लीगुड़ी चला जाऊंगा, फिर बेतिया की तरफ चला जाऊंगा, फिर वापिस आऊंगा पटना, फिर मैं थोड़ी देर नालंदा की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन मुझे तो जाना है दिल्ली, तो मेरे लिए दूसरा रास्ता है जो आरा बक्सर होते हुए, मुगल सराय होते हुए मुझे निकल जाना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि लाइफ में अलग अलग तरीके के गोल्स या प्लानिंग को बार बार परिवर्तित करते हैं, चेंज करते हैं। तो आपको अपना पहले एक बार बैठ करके पेपर और पेन पे लिखना चाहिए कि मेरी क्या क्या भविष्य की जरूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उसके लिए कितना पैसे की जरूरत होगी। तब आप निकालिए कि आज मुझे कितना पैसा उसके लिए बचत करने का जरूरत है। इसके बाद अपने खर्चों को अब आप चालू कीजिए। पहले आप बचत कीजिए, बाद में खर्चों को चालू कीजिए। तो क्या टेक अवे है वो हम लोगों ने यहाँ पे मुख्य रूप से देखा, समझा। अब हम लोग आगे की स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला 5 मिनट आज के इस सेशन में बचा हुआ है। तो लास्ट वाली स्लाइड में मैं यही चाहूंगा कि आपके और कुछ अगर प्रश्न हैं, डिस्कशंस हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ऐसे मैं जुड़ा हुआ हूँ इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से। तो अलग अलग क्षेत्र में जो भी माहिर ट्रेनर्स होते हैं उनको मैं बिहार में लीड करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप में से जिनको भी कभी भी ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में किसी एक टॉपिक के ऊपर में क्लासरूम या ऑनलाइन ट्रेनिंग की जरूरत है, तो उसके लिए भी हम लोग डॉक्टर शिवाजी जो हमारे लीडर हैं उनके थ्रू आप लोग वहां पे हम लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं।
किसी भी क्षेत्र में अगर आपको जानकारी या सुझाव की जरूरत हो तो हम लोग वहां पे भी आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो ये अब हम सबसे लोग सर मुझे ये सबसे संबंधित सर जी बैंक के किस पदाधिकारी के पास ये सब मैप मिलेगा? पदाधिकारी का जरा नाम लिखवा तो दीजिए। देखिए, किसी भी बैंक में अगर आप जाते हैं तो चूंकि यहाँ पे विभिन्न अलग अलग जगहों से लोग जुड़े हुए हैं, आप मान लीजिए स्टेट बैंक में जाते हैं तो एसबीआई में आपको जाकर के यही पूछना है कि सर मुझे जीवन बीमा से जुड़ा हुआ, म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ जो चालू है। व्यक्ति हैं उनका नाम और नंबर दे दीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका अलग अलग सब्सिडरी वहां जुड़ा हुआ होता है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई क्रेडिट कार्ड। तो उसके जो संबंधित व्यक्ति होते हैं उनका वो नंबर आपको वहां से मिल जाएगा और आप वहां पे अपने लिए बेहतर सलाह फोटो उनसे भेज आप रहे हैं, जरूर। 2 मिनट जी फोटो, जी 2 मिनट जी, के लिए। ठीक। चलिए सर आनंद सर गिरी सर साहब मेरा का एक सवाल है सर। टिकटा नहीं लेता है सर। हैं? टिकटा नहीं लेता है तो ऑनलाइन लेगा क्या? रिकॉर्ड लो इसको लो, कर ये स्कैन करके लो, स्कैन कर। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद गिरी साहब, आपका बहुत ही बढ़िया जो है, कितना पैसे देने हैं? 20 रुपये। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा और बहुत अच्छे से बच्चे लोगों ने भी। नेट का कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, प्रॉपरली आवाज आ रही है सर, नमस्कार। मैं एक जगह पेमेंट कर रहा हूँ, गाड़ी में हवा बढ़ाया हूँ तो चलिए। अच्छा। तो ये भी फाइनेंस मैनेजमेंट है। ओके। चलिए हाँ बढ़िया। बिल्कुल। मैं सुन रहा था, एक्चुअली मैं ट्रेवल ट्रेवल कर रहा हूँ तो बहुत ही बच्चा और आज वीडियो में प्रत्येक दिन वीडियो आपका किसका जा रहा था, म्यूट कर लीजिए। जो कॉल कर रहे हैं निकी जी, म्यूट कीजिए, बीच बीच में निकनी का आवाज आ रहा है। तो चलिए फिर आवाज आ रहा है बीच में, निक्की जी के बीच में जो बोल रहे हैं तो देखिए माइक नहीं हो। और मैं बहुत आनंद गिरी साहब बहुत बड़ी से आपने प्रेजेंट किया और आज के हमारे हर दिन के भांति काम कार्यक्रम की व्यवस्था पर्सन के में कुछ कर रहे थे हमारे कमल कुमार चौबे जी और हमारे नरेश चौधरी जी। पहले नरेश चौधरी जी से हम चाहेंगे कि अपनी बातों के बाद कमल कुमार चौधरी अपनी बात को रखेंगे। तो नरेश चौधरी आप जुड़े हैं, आपको लखराई से ही मैं गुजर रहा हूँ, अभी लखीसराय हवा भराया हूँ। तो नरेश चौधरी जी जुड़े हुए हैं? अच्छा नरेश जी की आवाज नहीं जा रही है तो कमल आप आज के बारे में जी कमल बाबू अपनी बात को रखिए। परम कमल कुमार पावन चौबे जी 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 आइए बोला जाए, आपकी आवाज तो ऊपर लग जाए। जी आवाज नहीं आ रही है कमल बाबू। आवाज आ रही है क्या बाकी लोगों को? नहीं, हम नहीं आ लोगों को रहा आवाज है। नहीं। जब नहीं आ रही है तो चलिए रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दीजिए, ऐसे डिस्कशन चलते रहेगा। ये लाइव कर दिया जाता है और काफी लोग ऐसे तो काफी लोग देखते हैं, अभी जुड़े हुए हैं पूरे 300 लोग रहता है और करीब कई हजार लोग इसको फिर दिया जाता है। तो बहुत ही बढ़िया था आपका सेशन। और किसी को कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकते हैं, हम लोग के पास समय है, 10 मिनट का समय है डिस्कशन करने के लिए। और हमारे बीच जुड़े होंगे बीके सिन्हा जी, आप जुड़े हुए हैं? बसंत कुमार सिन्हा जी
संत कुमार सिन्हा जी, आप जुड़े हुए हैं? चलिए, नहीं जुड़े हुए तो कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कोई सवाल नहीं है। उनको आपको बोलना में तो बोल सवाल दे। नहीं है, आप अपनी बात अध्यक्षता सेशन का चेयर कर रहे हैं तो उसके बारे में बताइए, वो कुछ ऐड कर सकते हैं। आज का जो प्रोग्राम था फाइनेंशियल लिटरेसी पे, उसके बहुत सारे आयाम को एक एक करके समझाया गया, बताया गया उदाहरण के साथ में। मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग आज उपस्थित होंगे और इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, वो काफी लाभान्वित हुए होंगे। आर्थिक स्थिति जो है सबके लिए, हर परिवार के लिए, देश के लिए, समाज के लिए बहुत जरूरी होता है। और